बच्चों, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, कोशिका से अंग तंत्र तक। अब ये देखते हैं कि कोशिका से अंग तंत्र तक कैसे पहुंचते हैं। देखो, कोशिका से हमारा क्या बनना है, शरीर बनना है। और वो कैसे बनता है, जैसे आपने देखा होगा मकान बनते हुए। क्या देखा है आपने, मकान बनते हुए। तो मकान बनने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होती है, ईंट चाहिए होती है। ठीक है, ईंटों को जोड़ जोड़ कर क्या बनता है, दीवार बनती है। दीवार का निर्माण करते हैं। जैसे हमने ये ईंटें ले ली, ठीक है, ये बहुत सारी ईंटें ली। बहुत सारी ईंटों को जोड़ने के बाद क्या बनी, एक दीवार का निर्माण हुआ। जब एक दीवार का निर्माण हुआ, उसके बाद हमने 4 दीवारें बनाई। 4 दीवार बनाने के बाद क्या हुआ, कमरा बना। कमरा बनने के बाद हमारा सारे कमरे जोड़ने के बाद क्या बना, एक मकान बना। तो इसी तरीके से क्या कहलाता है, जो ईंट है वो हमारी क्या कहलाई, जो एक ईंट है वो हमारी कहलाई कोशिका, जिसके निर्माण से मकान का यानी भवन का निर्माण हुआ। इसी तरीके से हमारे शरीर का निर्माण जो हो रहा है वो किससे हो रहा है, कोशिका से हो रहा है। छोटी छोटी कोशिकाओं को मिलाकर हमारे शरीर का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। ये कोशिका हमारे संरचना मतलब कि हमारे शरीर का निर्माण करने की क्या है, छोटी इकाई है। ठीक है, अब शरीर कैसे बनता है, पहले आपका कोशिकाएं आएंगी। पहले कोशिकाएं होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती हैं, छोटी छोटी। ठीक है, फिर कोशिका से क्या बनेगा, ऊतक बनेगा। ठीक, क्या बनेगा, ऊतक। ऊतक के बाद आपका बनेगा अंग। पहले कोशिकाएं जुड़ी, कोशिकाएं से ऊतक बने, फिर ऊतक के बाद अंग का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, आपका अंग का। फिर क्या बना, अंग तंत्र। क्या बना बेटा, अंग तंत्र। अंग तंत्र मतलब नाक, कान, हाथ, पैर, ये सब क्या है, आपके अंग तंत्र है। ठीक है, उसके बाद हमारे शरीर में शरीर का निर्माण हुआ, मतलब हमारे पूरे शरीर का निर्माण हुआ। इसी तरीके से कोशिकाएं कितनी होती हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम। क्या है बेटा, अमीबा, पैरामीशियम। ये क्या है, आपकी एक कोशिकीय निर्माण, मतलब इनमें एक तरीके की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, एक कोशिकीय। इनको हम कहते हैं एक कोशिकीय। ये क्या है, एक कोशिकीय जंतु, जो कि एक कोशिकाओं के निर्माण से होती है। और एक कोशिकीय जो जंतु होते हैं बेटा, वो किसके द्वारा दिखाई देते हैं, माइक्रोस्कोप के द्वारा दिखाई देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा आपके आ जाता है बहुकोशिकीय जीव। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जो कि कौन कौन से होते हैं, हाथी, मनुष्य, बंदर, इनमें अनेक कोशिकाएं होती हैं। ये बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं, क्योंकि इनका निर्माण जो होता है वो बहुकोशिकीय से होता है। मतलब कि कई उसमें बहुत सारी कोशिकाएं का निर्माण होता है, जब जाके हमें मनुष्य या जीव का आवरण मिलता है। ठीक है, और इसको हम क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। और इसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। कोशिका जीवन की आधारभूत, कोशिका जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। जो कोशिका है वो आधारभूत और कार्यात्मक जो है आपकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कहलाती है। कोशिका हमारे जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है। ठीक, अब देखते हैं, कुछ पॉइंट देख लेते हैं। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग पक्षी का अंडा होता है। जो शुतुरमुर्ग पक्षी होता है उसका अंडा होता है, जिसका मतलब कि जो कोशिका का निर्माण हो रहा है वो अंडे से हो रहा है। ठीक है, जो शुतुरमुर्ग का अंडा कहलाता है। सबसे छोटी का कोशिका माइकोप्लाज्मा, ठीक है, नामक जीव की होती है। ठीक है, क्या है, जो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा नामक जीव है होता है। ठीक है, क्योंकि शुतुरमुर्ग क्या है, बड़ी कोशिका है, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा।
ठीक, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, 1 मीटर तक लंबी हो सकती है। जो हमारी तंत्रिका तंत्र होती है जो कि कितनी मीटर होती है, 1 मीटर से लंबी हो सकती है। ठीक है, कोशिका की संरचना। अब ये देखते हैं कि कोशिका की संरचना क्या है। ठीक है, कोशिका की संरचना क्या है। कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना का अध्ययन करने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। हम किसी भी कोशिका की संरचना का जब भी अध्ययन करते हैं तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की होती है। क्योंकि जब हम किसी को भी मतलब उसके अंदरूनी चीजों को देखना होता है या उसकी स्टेम के द्वारा हम उसकी स्लाइड बनाकर कोई भी चीज को देखते हैं तो वो नग्न आंख से नहीं देखी जा सकती। किसके सहायता से देखी जा सकती है, केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखी जा सकती है। और कोशिका हमारी शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इसमें कोशिका के दो भाग होते हैं, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। अब पादप कोशिका को देखते हैं। ठीक है, पादप कोशिका का हमने ये डायग्राम लिया है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का दृश्य देखने को मिलेगा। अब इसमें जो इसकी जो बाहरी आवरण है देखते हैं, क्लोरोप्लास्टा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इसका अंदर क्लोरोप्लास्टा का कार्य कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरा है अंतर्द्रव्य जलिका। ठीक है, इसके अंदर जो द्रव्य पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो जलिकाएं होती हैं। ठीक, अब जो बीच का जो भाग है इसको हम रिक्तिका बोलते हैं। ठीक है, रिक्तिका बोलते हैं। केंद्रक, केंद्रक क्या है आपका, इसके अंदर कई सारे आवश्यक पदार्थ पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। ठीक है, अब आ जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो क्या करता है, ऊर्जा प्रोवाइड कराता है। मतलब कि ये कोशिका का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है जो कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो ऊर्जा प्रदान कर रहा होता है उसको। ठीक है, कोशिका झिल्ली, इनके आसपास के जो आवरण होते हैं उनको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और कोशिका भित्ति, जो बाहर की आवरण को कोशिका भित्ति बोलते हैं। ये आपकी बुक में अलग अलग हेडिंग्स दे रखी हैं, तो मैंने आपको इस डायग्राम में समझा दिया है। जंतु कोशिकाएं, जंतु कोशिकाओं में भी कुछ इसी तरीके से है। कोशिका झिल्ली जो बाहरी अंदर के आवरण को सुरक्षित रखती है। गोल्जी उपकरण जो कि हमें कई तरीके का कार्य कराने का ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, केंद्रक, केंद्रक अभी आपको मैंने बता ही दिया। लाइसोसोम, लाइसोसोम भी क्या कार्य करता है, ये हमारे एनर्जी को प्रोवाइड कराता है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का भी क्या काम है, ये ऊर्जा को देता है। देखो, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा मतलब पावर हाउस का कार्य करता है। लाइसोसोम मतलब कि भोजन को पचाने का कार्य करता है। ठीक है, और गोल्जी मतलब पोषण को संग्रहण करने का कार्य करता है, मतलब कि इकट्ठा करने का कार्य करता है। तो ये सब क्या कहलाते हैं, जंतु कोशिकाओं व पादप कोशिकाओं के क्या है, ये आपके डायग्राम, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक, तो समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। ठीक है, पादप कोशिकाओं एवं जंतु कोशिकाओं में अंतर। जो पादप कोशिकाएं होती हैं तो वो कैसी होती हैं, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसमें कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती। ठीक है, जंतुओं में कोशिकाएं भित्ति नहीं पाई जाती। हरित लवक पाए जाते हैं, किसमें पाए जाते हैं, पौधों में हरित लवक पाया जाता है, पर जंतुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित होता है, सेंट्रोसोम उपस्थित होता है, किनमें, जंतु कोशिकाओं में। ठीक है, रिक्तिका बड़ी तथा संख्या में एक होती है। ठीक है, इसमें बड़ी होती है और संख्या में कैसी होती है बेटा, एक होती है। रिक्तिका छोटी होती है और संख्या में अधिक होती है। इनमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, तार जैसे
तार जैसी धागे नुमा जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है। केंद्रक, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है ना, केंद्रक परिधि की ओर हो सकता है। अधिकांश जंतु कोशिकाओं में केंद्रक मध्य में होता है, मतलब परिधि का मतलब वो साइड में हो सकता है, और जंतु कोशिका में हमेशा मध्य यानी बीच में होता है। ठीक, तो आपकी ये कोशिका का पार्ट खत्म। अब देखेंगे हम ऊतक के बारे में। तो ऊतक क्या है? समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह, जो समान रचना व उत्पत्ति वाली कोशिकाओं के समूह जिनके द्वारा विशिष्ट कार्य संपन्न होते हैं, मतलब जिनके द्वारा हम विशिष्ट कार्य को संपन्न कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। ठीक है, ऊतक कहते हैं। तो अब देखते हैं ऊतक में कितने प्रकार होते हैं। पादप, पादप ऊतक होते हैं, प्रभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। ठीक है, इसमें दो प्रकार हो रहे हैं, प्रभाजी ऊतक और स्थायी ऊतक। प्रभाजी ऊतक में देखते हैं क्या हो रहा है। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में, पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित क्षेत्र में यानी कि जड़ तथा तने की कलिकाओं के शीर्ष भागों में होती है। मतलब जो पौधे के जो वृद्धि क्षेत्र होते हैं, जैसे जड़ व तने में कलिकाओं के शीर्ष के भाग में होती है। ऐसा विभाजन उन भागों में पाया जाता है या पाए जाने वाले ऊतक के कारण होता है। ऐसे ऊतक को प्रभाजी ऊतक कहते हैं। ठीक है, मतलब कि जैसे आप देखते हैं, ये आपका क्या दिया हुआ है, प्याज दिया हुआ है। ठीक है, और जब हम इसको पानी में रखेंगे तो नीचे क्या होता है, जब हम इसको पानी में रखते हैं तो इसकी जितनी भी जड़ें होती हैं पानी की ओर, नीचे की ओर जाती है और ये स्थिर हो जाते हैं। मतलब कि प्याज जो है, इसका जो तना है, ये जो जड़ है और ये तना, तो ये क्या कर रहा है, ये उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, मतलब उसको बढ़ने में सहायता कर रहा है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। जंतुओं में समन्वयन। शरीर में जीवन की सभी प्रक्रियाएं एक दूसरे से संबंध होती हैं, जिसका आपस में तालमेल तथा उचित समायोजन होता है, इसे समन्वयन कहते हैं। ठीक है, जब आपस में तालमेल अच्छा होता है उसको हम क्या कहते हैं? समन्वयन कहते हैं। ये कार्य को दो तंत्रों द्वारा होती है, ये कार्य दो तंत्रों द्वारा होती है। ठीक है, किस किस के द्वारा? तंत्रिका तंत्र द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा। तो पहला देख लेते हैं, तंत्रिका तंत्र। शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण के लिए तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। ठीक, क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंत्र पाया जाता है। क्यों? नियंत्रण के लिए और नियमन के लिए। ठीक, मनुष्य में तंत्रिका तंत्र में तीन मुख्य भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन मुख्य भाग होते हैं, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु और आपका तंत्रिकाएं। ठीक, कितने होते हैं? तीन। तो पहला देख लेते हैं, मस्तिष्क। यह एक कोमल और महत्वपूर्ण अंग होता है जो कपाल में सुरक्षित रहता है। समस्त ऐच्छिक क्रियाओं का निर्णय मस्तिष्क द्वारा लिया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा लिया जाता है? मस्तिष्क द्वारा। जैसे सुगंध, श्रवण और निर्णय आदि। अब चलते हैं सेकंड, रीढ़ रज्जु। मानव मस्तिष्क का पीछे का भाग बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है। कैसा हो जाता है? बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। अब चलते हैं तीसरा, तंत्रिकाएं। मनुष्य के शरीर में तंत्रिकाओं का जाल बिछा होता है। यही कारण है कि शरीर के किसी भी भाग में कोई उद्दीपन ग्रहण होने पर हमें तुरंत अनुभव हो जाता है। हमारे चोट या कोई कार्य कर रहे हैं या कोई भी उद्दीपन हो रहा है, वो हमें तुरंत पता चल जाता है। किसके द्वारा? तंत्रिकाओं द्वारा। ठीक है, मनुष्य के शरीर में दो प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है। कितने प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती है? दो प्रकार की, कपाल तंत्रिकाएं और रीढ़ तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं का मतलब क्या है? ये ज्ञानेंद्रियों के उद्दीपन को ग्रहण करती है और मस्तिष्क तक सूचना पहुंचाती है। क्या पहुंचाती है? मस्तिष्क तक
सूचना पहुंचाती है, जैसे सुनने, सूंघना, स्वाद जानने की सूचना आदि ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है। हमें तब पता चलता है कि किसकी खुशबू अच्छी है, किसकी खुशबू गंदी है, या खाने में स्वाद अच्छा है या बुरा है, तीखा है या मीठा है। अब आ जाते हैं रीढ़ तंत्रिकाएं पर। ये शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रित करती है। ये रीढ़ से निकलती है। किससे निकलती है? रीढ़ से निकलती है। अब चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों पर। ठीक, अंतःस्रावी ग्रंथियां, शरीर में कुछ विशेष प्रकार की ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन्स का स्राव करती हैं। इन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहते हैं। जैसे देख लेते हैं इस तालिका के द्वारा, अंतःस्रावी ग्रंथियां एवं उसमें निकलने वाले हार्मोन्स। ठीक, तो आपकी बुक में भी दी हुई है ये हार्मोन्स की ग्रंथियां, वो आप देख सकते हैं। ग्रंथियों के नाम, स्रावित होने वाली हार्मोन का नाम, कार्य। पीयूष ग्रंथि वृद्धि हार्मोन, ये वृद्धि के कार्य में लाते हैं। इसकी अगर शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है? बच्चे की वृद्धि रुक जाती है। थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन, इससे क्या होता है? शरीर की उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसकी कमी से क्या होता है? घोंघा रोग हो जाता है। अब चलते हैं वृषण यानी नर में। तो इसका जो हार्मोन्स है वो है आपका टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। वृषण में टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन्स होता है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? नर में पाया जाता है। नर जननांगों के विकास को प्रेरित करता है, शुक्राणुओं के निर्माण को नियंत्रित भी करता है। ठीक, अंडाशय मादा में एस्ट्रोजन, ठीक है, मादा जननांगों के विकास को प्रेरित करता है और अंडाणुओं के निर्माण को नियंत्रित करता है। ठीक, अब चलते हैं आगे। अब चलेंगे पौधों में समन्वयन। पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं होता है, परंतु पर्यावरण में हो रहे परिवर्तन के साथ अपने व्यवहार को पौधे हार्मोन द्वारा समन्वित करता है। ठीक है, कैसे? जिबरेलिन पादप हार्मोन एवं कार्य, जिबरेलिन पादप एवं कार्य। तो इसकी तालिका देख लेते हैं। पादप हार्मोन और कार्य। ऑक्सीन, यह कोशिकाओं में दीर्घकरण करता है। इसके प्रभाव से तने के पार्श्व में शाखाएं नहीं निकलती हैं। क्या नहीं निकलती है? शाखाएं नहीं निकलती है। साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है? यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। ठीक है, तीसरा है एथिलीन। एथिलीन क्या करता है? ये कच्चे फलों को पकाता है, जैसे केला, आम, संतरा आदि को जल्दी से पकाने में सहायता करता है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर इतना खत्म हुआ। आप चलेंगे अब क्वेश्चन आंसर पर। ठीक, अब हम क्या करेंगे?